हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार इडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू की तरह ही वन लाइनर है और इसमें एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज हम लोग वो देख लेंगे जिसमें बिहार का भूगोल चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें इससे पहले बिहार का हिस्ट्री, जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिस्ट्री है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बिहार का परिचय, ये 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और साथ ही साथ 2 वीडियो आपको ज्योग्राफी का भी आ गया है। ये लास्ट वीडियो है, तो ये वीडियो में देख लेते हैं बिहार की मिट्टियाँ। और फ्रेंड्स, आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इडुटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट जो प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे मैं अपलोड कर रही हूँ। और साथ ही साथ इडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज जो ऑथेंटिक बुक पे है, और आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी जो क्लास 6 to 12 था, वो हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें टोटल 17 वीडियो थे, 17 टेस्ट थे जो कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर और उसका टेस्ट भी अपलोड हो रहे हैं, तो जा करके आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बिहार की मिट्टियाँ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पे फैले मोटे, मध्यम और बारीकी कार्बन तथा अकार्बनिक निश्चित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृतियाँ, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी कहा जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ या जलोढ़ को क्या क्या नाम है फ्रेंड्स, तो जलोढ़, अपोड और कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, बिहार में मिट्टी को उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। उत्तरी बिहार में की मिट्टियाँ और दक्षिणी बिहार की मिट्टियाँ। तो पहले उत्तरी बिहार की मिट्टियों में देख लेते हैं। तो पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर बोला जाता है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर बोला जाता है। और दक्षिणी बिहार मिट्टियाँ जिसमें ताल मिट्टी बोला जाता है, कगारी मिट्टी, पुराने जलोढ़ मिट्टी जो करेल केवाल बोला जाता है वो मिट्टी, और लाल पीली बलथर मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ। तो उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों से हुई है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है फ्रेंड्स, तो पर्वत पादीय मिट्टी। तो पर्वत पादीय मिट्टी में क्या आता है, तो यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास निकलती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। दूसरा है तराई मिट्टी। तो इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पे पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बिहार का मैप है, ठीक है, और यहाँ पे तराई मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा यह कई जगहों पे दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे पीले रंग का होती है और यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाती है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा गंडक दोआब, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है इत्यादि में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में बांगर मिट्टी पाया जाता है फ्रेंड्स। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू और गन्ना उपजाए जाते हैं। नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर बोलते हैं। तो नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है।
इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी महानंदा की निचली घाटी से होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है और तथा इसमें बालू एवं चिक्का, कैली बोलते हैं उसको, की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वरक होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। अभी दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर के पठार के मध्य में है और मिट्टी के संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, तो टाल मिट्टी। तो टाल मिट्टी में टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पे पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जो बिहार है, बिहार का जो यहाँ पे जो क्षेत्र होता है नीचे का, यहाँ पे बक्सर से लेकर भागलपुर तक यहाँ पे गंगा के दक्षिणी तट पर टाल मिट्टी पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एक एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है और यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कगारी मिट्टी। तो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन और क्यूल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति बहुत कुछ कमजोर होती है और यह मिट्टी मोटे अनाज सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाए जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों और मिर्च आदि है। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला और हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर और गेहूं है। नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी, जो बलथर मिट्टी भी बोलते हैं उसे। वह पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पे पाई जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी से बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं उसकी उर्वरता शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रह की क्षमता भी कम होती है। नेक्स्ट है लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे। इसी मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी की अंश भी पाए जाते हैं और इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं वन एवं वन्यजीव। तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन में क्या क्या है ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए, जैसा भी कमेंट हो, जैसे आप समझ में आ रहा है वीडियो आपको देखने से जैसा भी समझ में आ रहा है आप कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें आर्द्र पर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसत कितनी, तो 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उसे आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऐसे वनों में साल, सेलम, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास और नरकट, बेंत और आदि झाड़ियाँ पाई जाती हैं।
नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती वन। तो ये वन उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा का औसत 120 सेंटीमीटर से कम होता है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये वन जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई और बांका में। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार के वन जीव अभयारण्य। तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और तथा 12 वन जीव अभयारण्य है। ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन जीव अभयारण्य है। उसमें क्रमशः देख लेते हैं और अभयारण्य, स्थान और विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम चंपारण में है और एक राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, एक ये भी राष्ट्रीय उद्यान है और ये बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। दूसरा है भीम बांध एवं वन जीव अभयारण्य। तो ये मुंगेर में है, ये भी ज़्यादा बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। ये 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य बिहार कहाँ है, तो गया में और 259 मतलब 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो गौतम बुद्ध से आपको याद हो जाना चाहिए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, तो बोधगया में ही है ये, गया में। और नेक्स्ट है कांवर झील वन जीव अभयारण्य, जो बेगूसराय में है और 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरिया पक्षी का आश्रय स्थल है और रामसरन सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उस टाइम एकमात्र आर्द्रभूमि था और अभी फिलहाल में नागी नकटी बांध भी बिहार में आर्द्रभूमि में हो गए, रामसरन साइट में आ गए हैं। और अभी भारत का रामसरन साइट में कितने क्षेत्र आ गए हैं फ्रेंड्स, तो 82 है। उसमें एक रामसरन साइट में नागी नकटी दोनों बांध आ चुके हैं जो जमुई में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये करंट का न्यूज है। नेक्स्ट है कैमूर वन जीव अभयारण्य। तो ये रोहतास में है और 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य है। तो बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन सा है फ्रेंड, तो कैमूर वन जीव अभयारण्य। और उसे अभी सुनने में भी आ रहा था कि उसको टाइगर एरिया घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है फ्रेंड्स कागजी तौर पे। तो नेक्स्ट है नागी बांध पश्चिम बिहार कहाँ है, तो ये जमुई में और 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह सबसे छोटा अभयारण्य है। नकटी डैम वन जीव अभयारण्य, तो ये जमुई में है और 3.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये दोनों बांध आपको रामसरन साइड में हो चुके हैं और ये करंट का न्यूज है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पंथ वन जीव अभयारण्य, ये नालंदा में है और 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उदयपुर वन जीव अभयारण्य, तो ये पश्चिम चंपारण में है और ये उदयपुर वन जीव अभयारण्य, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में और ये 880 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला है। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षण इसके अंदर स्थित है। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान पक्षी वन जीव अभयारण्य, तो ये दरभंगा में है और 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और साइबेरिया पक्षी का आश्रय स्थल है। नेक्स्ट है विक्रमशिला डॉल्फिन वन जीव अभयारण्य, जो भागलपुर में है और 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक है और भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में भी प्रसिद्ध है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, जो हमारा घर के पास में है, हमारी उसमें भी बहुत सारे ज़मीन भी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो वैशाली में है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसमें भी वीडियो हमारा MCQ में जो इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है ना फ्रेंड्स, जो MC 4 ऑप्शन वाली, तो ये हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर के आप चेक कर लेंगे। उसमें सारा बिहार का कंप्लीट किया हुआ, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि कंप्लीट है और यहाँ उसमें वन स्थिति भी रिपोर्ट भी किया हुआ है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। इसमें वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जो 2 सालों के बाद आता है, तो ये भी आया हुआ है 2021 का, भी 24 का अपडेट नहीं हुआ है।
तो इसमें देख लेते हैं। तो भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। तो अभी मैं बताई थी फ्रेंड्स कि 2 वर्षों पे आता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था और 2021 की रिपोर्ट की श्रृंखला को 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में वनावरण। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 3 ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछ भी जा सकता है जब तक नेक्स्ट सर्वेक्षण नहीं होता है। तो बिहार का वन आवरण कितना है फ्रेंड्स? तो 7380.91 कितना है? तो 7380.79। और इसको ऐसे भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसको ऐसे भी बोलते हैं, 7381 भी बोला जा सकता है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है जो किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया था, 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। तो ये पूरा याद रखेंगे। ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण। तो वनावरण कितनी है? तो 7381 वर्ग किलोमीटर, जिसमें प्रतिशत में कितनी है? तो 7.84%। और वृद्धि कितनी हुई है? तो 75 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में 2341 ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा याद होगा। 2341 या 2341 याद रखेंगे तो ऐसे याद नहीं होगा। 2341 ऐसे करके याद करेंगे ना तो वो किलोमीटर है, और 2.48 है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 7.84 था, यहाँ पे 2.48 है। तो ये दोनों को एक्सचेंज किया है, इसका यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और कितना वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है? तो 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। कुल कितना है? तो कुल है 9722 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में देखा जाए तो 10.32% वृद्धि हुई है, और प्रतिशत में है। और वृद्धि कितनी हुई है? तो 413 किलोमीटर वृद्धि हुई है, 413 किलोमीटर वृद्धि हुई है। जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार कितना है फ्रेंड्स? तो सबसे अधिक और सबसे कम। तो जिला और क्षेत्रफल में, और जिला क्षेत्रफल में सबसे कम देख लेते हैं और सबसे अधिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले अधिक देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो कैमूर में सबसे अधिक है, जिसमें 1051.56 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में उसके बाद रोहतास में है। ठीक है, तो सिर्फ इतना पहले वाला को याद रखिएगा, 1051.56 है। और सबसे कम कहाँ है? तो शेखपुरा में, जिसमें 1.19 वर्ग किलोमीटर है। अरवल में 4.14 वर्ग किलोमीटर, और जहानाबाद में 4.43 वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ है? तो कैमूर, पश्चिम बंगाल और रोहतास। सबसे कम शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। नेक्स्ट है जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार कितना होगा? तो सबसे अधिक प्रतिशत और सबसे कम प्रतिशत। तो सबसे अधिक प्रतिशत में कैमूर ही है फ्रेंड्स, जिसमें क्षेत्रफल में और प्रतिशत में दोनों में कैमूर फर्स्ट में है, जिसमें कितना है? तो 31.56%। जमुई में, उसके बाद जमुई में 21.34% और नवादा में 20.72% है। तो सबसे अधिक कहाँ कहाँ है प्रतिशत में? तो कैमूर, जमुई और नवादा। ऐसे सिलेवार ढंग से भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अब सिर्फ ये नहीं पूछते कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, सेकेंड भी पूछ सकता है, थर्ड भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी करके पूछता है ना, देखे होंगे एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा सबसे कम में क्रमबद्ध सजाइए, तो ये सब पूछ सकता है। तो सबसे अधिक प्रतिशत में कैमूर, जमुई और नवादा, और सबसे कम प्रतिशत में शेखपुरा, बक्सर और सिवान है, जिसमें शेखपुरा 0.17%, बक्सर में 0.35% और सिवान में 0.35% है। नेक्स्ट है और 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले जिला। तो वनावरण में वृद्धि और वनावरण में नुकसान वाला जिला देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है? तो बांका, जमुई और गया में। और सबसे कम कहाँ हुआ, नुकसान सबसे कहाँ हुआ है? तो कैमूर, सुपौल और रोहतास में। तो ध्यान रखेंगे बांका में कितना वृद्धि हुआ है फ्रेंड्स? तो 16.29 वर्ग किलोमीटर, जमुई में 13.22 वर्ग किलोमीटर और गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर गया में वनावरण में वृद्धि हुई है। और नुकसान कैमूर में सबसे ज़्यादा हुआ है फ्रेंड्स, जिसमें 4.83 वर्ग किलोमीटर, फिर सुपौल में 4.46 और रोहतास में 2.32 वर्ग किलोमीटर नुकसान हुआ है।
नेक्स्ट है अन्य बिंदु में, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन में है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 20 कितना है तो 928.80 वर्ग किलोमीटर है, जो 85.71% में है। बिहार में वृक्षावरण के बारे में पढ़ते हैं, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2341 कितना तो 2341 किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। 2019 की रिपोर्ट के तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत कितनी है, तो बिहार वन का प्रकार, और 2021 में तो अति सघन वन में 70% शिखर सघनता है, और 2021 में कितना हो तो 4.5 जिसमें 333 वर्ग किलोमीटर है, और मध्य सघन वर्ग में वन में क्या है तो 40% टू 70% शिखर सघनता है, और इसमें कितना की हुई है तो 44.5%, जिसमें 3286 वर्ग किलोमीटर है। तो ऐसे याद रखेंगे। खुले वन में 10% टू 40% है, और 51% इसमें 2021 में हुई है। तो ये कितना है इसका तो 3762 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले कौन है। वनावरण में सबसे शीर्ष जिले कौन है फ्रेंड्स, तो बहुत सघन वन में पश्चिम चंपारण, और जिसमें शीर्ष जिलों का क्षेत्रफल कितना है तो 249 और 249.34 वर्ग किलोमीटर। मध्यम रूप से घने वन में पश्चिम चंपारण ही है, जिसमें 548.47 वर्ग किलोमीटर है, और खुले वन में कैमूर है, जिसमें 531.73 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है 2019 एवं 2021 वनावरण की तुलना। तो वन क्षेत्रफल 2019 में और 2021 में कितना है तो बहुत सघन वन कितने हैं तो 333 वर्ग किलोमीटर था, और क्षेत्रफल अभी 2021 में कितना हुआ है तो 333 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें नो चेंज हुआ है। मध्य रूप से घने वन में 3250 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल 2021 में कितना है तो 3286 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन में 3693 वर्ग किलोमीटर हुआ है खुले वन में 2019 में, और 2021 में वो बढ़कर 3762 वर्ग किलोमीटर हुआ है। कुल कितना हुआ है तो 7336 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल 2019 में था, और 2021 में 7381 किलोमीटर है, 7381 वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नोट में 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। अन्य तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य है तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला हुआ है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। तो गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है फ्रेंड्स, तो संजय गांधी जैविक उद्यान है, जिसे जू कहते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है, और बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर को एग्जाम में पूछ चुका है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की जनसंख्या 31 है। बिहार में आपदा प्रबंधन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्या क्या है इसमें। तो बिहार एक मैदानी राज्य है, जहाँ की मुख्य आपदा क्या है तो बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार में सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाएं भी होता है। बाढ़ में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, तो बिहार में 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित है। तो फ्रेंड्स ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप मेंस में भी बिहार में आपदा वगैरह पूछता है, तो आप मेंस में भी ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिहार में 38 जिलों में, जिसमें अभी बिहार में 38 जिला है, जिसमें 28 जिले बाढ़ प्रभावित है, जिसमें 28 जिले में 15 अत्यधिक प्रभावित है और 13 कम बाढ़ प्रभावित हैं। तो ध्यान रखेंगे। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है।
अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिला कौन कौन है, तो 15 है। उसमें कौन कौन है तो वो देख लेते हैं। तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार है। कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा, तो 13 है। उसमें क्या, तो पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है, तो बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना और उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव और तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रह क्षेत्र में मानव का प्रसार होना है। तो ये मेंस में भी आप पॉइंट लिखेंगे फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे। सूखा के बारे में है, तो मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिला औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर आदि हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। ठीक है, ये हमने सुझाव में डाल सकते हैं। और नेक्स्ट है भूकंप बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। नेक्स्ट है बिहार के अलग अलग क्षेत्र में भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न क्षेत्र जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें जोन 5, जोन 4 और जोन 3 में विभाजित किया गया है। जोन 5 जो अत्यधिक प्रबल है, जिले कौन कौन से है उसमें फ्रेंड्स, तो किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी है, जो जोन 5 में आता है। जोन 4 में कौन आता है, तो मध्यम प्रबलता है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना और सिवान और शिवहर आता है। और जोन 3 में जो निम्न प्रबल है उसमें गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर, मुंगेर आदि आता है। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रवात। तो बिहार की भौगोलिक रूप से समुद्री तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होते हैं। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार की सीमावर्ती जिला को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिला जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति भी होती है। नेक्स्ट है सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार। तो जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। तो यही ध्यान रखिए कि सेंदाई फ्रेमवर्क कहाँ का है, तो ये नेपाल का है ये जापान का है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। और वर्ष 2015 में ये आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। और बिहार भारत का पहला राज्य है जो सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य को लागू करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसमें ज्योग्राफी में 3 वीडियो आए हैं फ्रेंड्स, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके, जो आधे घंटे का वीडियो है। तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।